हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। नर्चर विद डॉक्टर शफीक, इस नाम के प्रोग्राम में आप सबका इस्तकबाल है, स्वागत है, योर वेलकम। आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम में हम बच्चों की एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, हेल्थ और कैरियर रिलेटेड इश्यूज पे हम बात करते हैं। आज के इस प्रोग्राम में हम हेल्थ इश्यूज पे बात करेंगे। आज का जो टॉपिक है वो एपिलेप्सी है, जिसको आम जुबान में फिट्स भी कहते हैं। इससे जुड़े कुछ सवालात जवाबात या गलत फहमियाँ जो हैं उसको हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। नॉर्मली आमतौर पर हमारे जो जिस्म के हरकत होते हैं, जो हमारे आज़ाए हिस होते हैं, जो सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, या फिर हमारा सोचने का अंदाज होता है, या ये इस तरह की जो सारी हमारी बॉडी की एक्टिविटी होती है वो हमारा दिमाग जो है वो कंट्रोल कर रहा होता है। मिसाल के तौर पर मैं अगर ऐसे हाथ उठाता हूं तो मेरे दिमाग से एक सिग्नल जाता है, मेरे जो बॉडी के मसल्स हैं, बोन्स हैं, नर्व्स हैं, ये सारे इन्वॉल्व होते हैं कि मैं अपना हाथ इस तरह से उठाऊं। तो एक बहुत ही कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी होती है जिसके नतीजे में हम कोई काम कर सकते हैं, मतलब जिसको आप डे टू डे फंक्शनिंग कहते हैं, या कोई मशीनरी काम कर रहे हैं। एक बहुत ही सिंक्रोनाइज, एक ऑर्गेनाइज जब काम होता है तभी जाके उसका कोई नतीजा सामने आता है, यूजफुल मस्बत नतीजा। लेकिन अगर कोई ऐसा सिग्नल दे रहा है दिमाग के भाई बिल्कुल ही केओटिक ऑर्डर आ रहे हैं, एक जगह एक हाथ को इस तरफ जाना है तो फिर दूसरी मसल इस तरफ मुड़ मुड़ रही है, या फिर कोई नर्व जो है कोई और काम कर रही है, तो इस तरह का जब होता है, जिसको आप आम जुबान में जो ब्रेन के जो कनेक्शंस होते हैं वो बहुत ही केओटिक या शॉर्ट सर्किट ऑफ, जिसको आप आम जुबान में कह सकते हैं, इस तरह का जब होता है तो फिर एक अजीब सी एक अबनॉर्मल हरकत या मूवमेंट्स आपको नजर आते हैं, जिसको हम सीजर भी कहते हैं। ये जो फिट्स होते हैं ये अलग अलग टाइप्स के होते हैं। बच्चों में भी होते हैं, बड़ों में भी होते हैं, मर्द में भी होते हैं, औरतों में भी होते हैं, इंडियंस में भी होते हैं, इंडिया के बाहर भी होते हैं, अमीरों में भी होते हैं, गरीबों में भी होते हैं। ये एक ऐसी चीज है जिसके बारे में बहुत लंबी बात हो सकती है। हम आज के इस प्रोग्राम में कोशिश करेंगे कि जितने हो सके आपकी गलत फहमियां दूर करने की कोशिश करेंगे, आसान से आसान जुबान इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे। मीन टाइम हम हमारे जो आज के मेहमान हैं उनकी तरफ जाने से पहले मैं चाहूँगा कि आप एक जो है एक छोटा सा वीडियो देखें, जो क्लिप मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। तो उससे जो है आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि भई आजकल इस फ़ील्ड में जो एडवांसमेंट हुई है, जो तरक्की हुई है, उसका आपको अंदाज़ा लगेगा। फिर हम आपको वापस बेसिक्स पे लाएँगे। In patients with epilepsy, if we can find their focus, so where their epilepsy is emanating from, we're able to treat that focus effectively with some form of therapy. 2 decades ago, we might not have been able to identify a lesion, an abnormality in the brain that is the source, the cause of someone's epilepsy, whereas today, with sophisticated imaging techniques that not only use higher magnet strengths, but also make use of computational tools to analyze those images, we can identify to within a millimeter of where the seizures are originating. If we find that spot, we're able to treat it effectively, either with taking that focus out if it's in a spot that doesn't control something important like their arm or their leg or their speech. But if it does control one of those areas, we have other options now available that a lot of other centers don't have. Electrical stimulation options and restorative therapies that really weren't present maybe 4 or 5 years ago. Many patients evaluated decades ago can benefit from reevaluation because of the new technologies that have come available. We have new medications, we have new surgical techniques, we have new devices that can have a huge impact on their lives. We know that epilepsy surgery is very efficacious in carefully selected patients, but unfortunately, it's enormously underutilized. When we see patients, often they've had epilepsy for 20 years, 30 years. They're having seizures weekly, daily, monthly, when in the appropriate hands, these patients could potentially be cured by epilepsy surgery. About 1 million patients are potentially candidates for some form of epilepsy surgery in the country. A lot of those are actually surgical candidates based on the most common form of epilepsy, so temporal lobe epilepsy, which we treat very well. But some of them might have other types of epilepsies that we still have surgical therapies for.
Approximately 3 million people in the US have epilepsy, and despite taking medicines twice a day, every day, a third of those, approximately 1 million people in the US with epilepsy, will continue to have their seizures. There are other options beyond just medications. I mean, some patients may not want to be on 3-4 medications to try to get good seizure control. Some may not want to have the medications really affect their sensorium as they do. Their memory is usually deteriorating because of their medications, or they don't feel like they can think clearly because they're on so much medication. If a physician has tried 2 medications at appropriate doses, appropriate application of those medications, and the patient is still experiencing seizures, the chance that a third medication is going to render that patient seizure-free drops significantly, certainly less than 10%, approximately 7%. It's hard to face a life knowing that you're not going to know when the next seizure is going to happen. I think that's depressing, anxiety-provoking for patients. The same circuits in the brain that are responsible for mood, for behavior, these are the same circuits that in patients with epilepsy are generating seizures. 80% seizure freedom is something that we typically reserve for patients that we see a spot that might be causing their epilepsy on the MRI, or alternatively, patients that have seizures that start from the inside part of their temporal lobe. And that's a very reasonable expectation in those 2 very well-described epilepsies. However, there's a fair number of patients that don't fall into those categories that still have excellent treatment options available for them. The goal of epilepsy surgery is to remove or destroy the tissue-generating seizures. With cortical mapping, we're able to identify which regions of the brain perform which functions. With recording from the brain, we identify where seizures come from. In some select patients in which we find the seizure focus, and we suspect that it's close to something very important like speech or arm movement, we do extraoperative cortical mapping if they have a subdural grid in place. This is where the leg moves, or this is where the arm moves. So if they're that close, sometimes we take the patient back through their craniotomy that they've already had awake and do stimulation in the operating room so we know exactly where that motor function is, and take out the seizure focus next to it, but stop and preserve function. An option currently is cortical stimulation. So this is where electrodes are implanted on the surface of the brain or within the brain and target that region with electrical stimulation, which doesn't destroy the normal function, but controls the seizures in that region of the brain. Vagal nerve stimulators are a stimulator that's placed in the neck on the vagus nerve, always on the left side. It itself has a role in treating patients in which we can't really figure out where their focus is coming from, or in patients that maybe don't have a focus, like generalized epilepsy. In a certain portion of those patients, they respond very well, have a reduction in seizures. The goal for patients with epilepsy is always seizure freedom with no side effects. In the future, the technologies that are available, the medications, the diagnostics, the therapeutics, are transforming the care of these patients. जी अजीज नाजरीन, आपको एक जो एडवांसमेंट हुई है इस फील्ड में उसका आपने ग्लिम्स देखा। हम वापस आते हैं इस टॉपिक पे। आज जो हम बात कर रहे हैं, मैं आपको कुछ वजाहतें बताना चाहूँगा बिफोर वी गो टू डॉक्टर, हमारे जो आज के गेस्ट हैं। ये है कि बच्चों में बुखार के साथ जो फिट्स आते हैं, मिसाल के तौर पर बच्चा 6 महीने से लेकर 6 साल की उम्र के रेंज में है, सिर्फ बुखार के वक्त आता है, लेकिन अदरवाइज बच्चा बिल्कुल ठीक है, खेल रहा है, अदरवाइज नो प्रॉब्लम विद एक्टिविटीज। ये फेब्राइल सीजर या फेब्राइल कन्वर्जन को आप कहते हैं, ये एक अलग चीज है, उसकी आज हम बात नहीं कर रहे हैं। या फिर ऐसे भी उन चीजों की भी हम बात नहीं कर रहे हैं जो किसी खास वजह से जो है हुआ, मिसाल के तौर पर किसी को हेड इंजरी हुई है, या फिर जो है कुछ टॉक्सिक मेडिकेशन की वजह से हुआ है, इंटॉक्सिकेशन जिसका पे, उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं। तो इन सब चीजों को थोड़ा हम साइड में रख के हम आएंगे कि भाई किस पर्टिकुलर कंडीशन की हम बात कर रहे हैं, ताकि आपको फर्क मालूम हो जाए कि जिस कंडीशन की हम बात कर रहे हैं वो एपिलेप्सी क्या चीज है। एक दूसरी चीज जो है कि एपिलेप्सी का मतलब जरूरी नहीं कि पूरी बॉडी की मूवमेंट्स ही हो रही हो, इसमें अलग अलग टाइप्स होते हैं। एक तो है कि सारे जिस्म के हाथ पैर मूवमेंट होते हैं, या फिर एक साइड ही हो रहे होते हैं, या सिर्फ हाथ ही हो रहा होता है, या सिर्फ एक उंगली मूव हो रही होती है, या फिर जाहिरी तौर पर आपको कोई मूवमेंट नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन जो इंडिविजुअल है या पेशेंट जो है वो सिर्फ स्टेयर कर रहा है, घूर रहा है थोड़ी देर के लिए, या फिर उसे कुछ अबनॉर्मल सेंसेशन फील होते हैं, या ब्लरिंग ऑफ विजन होता है, फ्लैश ऑफ लाइट्स हो सकती है, या एक अबनॉर्मल टेस्ट या स्मेल सेंसेशन आ सकती है। इस तरह के अलग अलग टाइप्स होते हैं। तो अपने तौर से आप तशखीस या डायग्नोसिस करने की कोशिश मत कीजिए। तो ये जब
डायग्नोसिस बनती है एपिलेप्सी की, डेफिनेटली इट हैज टू कम फ्रॉम अ डॉक्टर। ये डॉक्टर ही आपको डायग्नोस करेंगे, आप अपने तौर से मत कीजिए। लेकिन इस तरह के कुछ आसार दिखते हैं या सिम्टम्स दिखते हैं तो आप डेफिनेटली आपका अपने डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे। हमने ये यहाँ टॉपिक इसलिए लिया है कि ये बच्चों में भी होता है, या फिर घर में अगर बड़े हैं उनकी कोई मेडिकेशन चल रही है तो हो सकता है बच्चे एक्सीडेंटली उनकी मेडिकेशन भी ले सकते हैं, ये भी इसका भी डर रहता है। या फिर ये बच्चे जब जैसे जैसे बड़े होते हैं, एक तो ये है कि हो सकता है आउटग्रो हो जाए, यानी उनकी कंडीशन ठीक हो जाए, या फिर ऐसा हो सकता है कि ये उनकी अडल्टहुड कंटिन्यू हो जाए, जिनकी उनकी एक नॉर्मल जो सोशल लाइफ होती है उसमें अफेक्ट होता है। इसलिए हमने ये टॉपिक यहाँ सिलेक्ट किया है। बच्चों में बच्चे भी आएंगे, इसमें नौजवान भी आएंगे और अडल्ट भी आएंगे। तो चलिए हम आपको मिलाते हैं आज के हमारे मेहमान डॉक्टर मोहम्मद अताउल्लाह शरीफ साहब। डॉक्टर अताउल्लाह साहब जो हैं वो सुचरिया हॉस्पिटल में कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट एंड एपिलेप्टोलॉजिस्ट हैं। इनका ताल्लुक जो है मैसूर से है, लेकिन फिलहाल शहर हुबली में इनकी खिदमत हासिल हैं। वेलकम टू आवर प्रोग्राम डॉक्टर अताउल्लाह साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर शफीक साहब। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं दैट यू हैव इनवाइटेड मी इन सच अ वंडरफुल एंड अ ब्यूटीफुल प्रोग्राम। आई थैंक यू सर। थैंक यू डॉक्टर अताउल्लाह साहब। ये ऐसा टॉपिक है, इस पे आप घंटों भी बात कर सकते हैं क्योंकि लोगों के काफी सवालात होते हैं। हम उसको जी थोड़ा जी जो कॉमन आप ऐसे कह सकते हैं फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस जिस तरह आप जो कहेंगे, उनको हम एड्रेस जी करने की जी कोशिश करेंगे वन बाय वन। जितना वक्त हमें अलाउ जी करता है हम कवर करने की कोशिश करेंगे। एक तो होता जरूर है सर, बच्चों में जरूर जैसे ही आप डायग्नोस करते, एक तो होता है कि भाई चलो पहले एक बार एक सीजर हो गया, एक फिट हो गया, ठीक है। एक बार आप तो डेफिनेटली लेबल नहीं करेंगे बच्चों को एपिलेप्सी है, सही है या जी। तो आपका म्यूट हो रहा सर माइक, हाँ जी। तो अगर हम लेबल नहीं करते हैं, लेट अस से मोर देन वंस होता है, फिर आप कुछ टेस्ट करते हैं, जैसे हम ईईजी करते हैं, मेरे बैकग्राउंड में आप देख रहे होंगे, तो वो नाजरीन भी देख रहे हैं कि भाई ये इसको ईईजी कहते हैं, जिस तरह ईसीजी होता है हार्ट का, ब्रेन का होता है ईईजी। तो इसकी मदद से भी जो है डॉक्टर जो है वो असेस करते हैं कि भाई इसको एपिलेप्सी है नहीं है। लेकिन जब आप लेबल कर चुके हैं कि भाई हाँ इसको एपिलेप्सी है, अब पेरेंट्स का एक सवाल होता है कि भाई मेरा ही बच्चा क्यों, ना मेरे फैमिली में कोई है ना ही हस्बैंड के फैमिली में, तो मेरे बच्चे को क्यों आया, तो आप कैसे जवाब देंगे? या दैट्स व्हाट इट्स हर पेरेंट्स का फर्स्ट क्वेश्चन यही होता है, especially during the first attack of seizure. Okay, see, first of all मैं clarify कर देना चाहता हूँ what is the difference between a seizure and a epilepsy. Okay, so seizure जो है हमें उसे बोलते हैं it's जो ब्रेन से जो एक्सेसिव अबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल डिस्चार्जेस जो होते हैं उसे हम सीजर बोलते हैं। ओके, और वो उस एक्सेसिव इलेक्ट्रिकल डिस्चार्जेस से कुछ सिम्टम्स होते हैं। It can be some involuntary tonic-clonic movement of the limbs with uprolling of the eyes, or it can just be a seizure, just be a staring look, which we call it as absent seizure. Okay, so if this seizure occurs second time, okay, then it is called as epilepsy. Okay, only seizure जो first time होता है उसे हम epilepsy नहीं बोलते. Okay, so epilepsy is defined as two or more unprovoked seizure. अगर एक बार हो गया तो it is called as seizure. अगर दूसरे बार हो गया then we call it as epilepsy, and then we tell it that the patient is a known case of epilepsy करके. ओके, तो अगर फर्स्ट टाइम हुआ है सीजर तो डरने की कोई बात नहीं। ओके, अगर सेकेंड टाइम हुआ है तब डरने की बात है, एंड देन वी कॉल इट एज एपिलेप्सी। और जो पेरेंट्स जो बहुत अप्रहेंसिव होते हैं कि क्यों हमारा बेटा ही ऐसा है, क्यों, आप म्यूट हो गए सर। देयर इज नो, हाँ जी। एक तो जैसे आपने कहा कि एक अटैक पे तो लेबल नहीं होगा, इट्स मोर देन वन एंड दैट टू अनप्रोवोक्ड। जैसा आपने कहा, अनप्रोवोक्ड का मतलब ये है कि कोई ऑब्वियस रीजन नहीं है, मतलब ट्रॉमा नहीं हो रहा है आपको, या ब्रेन की जो दिमागी बुखार जिसको आप कहते हैं कि भाई मेनिंजाइटिस या मेनिंगोएन्सेफलाइटिस, इस तरह जो दिमाग की जो इन्फेक्शन है वो अगर नहीं है बगैर कोई ऑब्वियस रीजन के होता है, तो उस वक्त जो है आप उसको कंसिडर करते हैं। अब अक्सर लोग सुनते हैं कि भाई ये इसकी बहुत लंबी मेडिकेशन चलती है, सालों साल चलता है, तो क्या
एक पहला अटैक होने के बाद मेडिकेशन की जरूरत पड़ती है, या जरूरी है कि भाई नहीं चलो हम आगे जाके फ्यूचर में उसको सेकंड अटैक ना आए, ऐसे कुछ मतलब स्टार्ट करने में जल्दबाजी है? नहीं नहीं डॉक्टर साहब, एक्चुअली आफ्टर द फर्स्ट अटैक ऑफ सीजर ना देयर इज नो नीड टू स्टार्ट ऑन एनी मेडिकेशंस की जरूरत नहीं है, सिर्फ कंट्रोल करने के लिए एक 2-3 दिन दे सकते हैं। नेक्स्ट उसके बाद ना अगर इफ सीटी ब्रेन में कुछ अबनॉर्मेलिटी दिख रही है, अगर ईजी कुछ अगर अबनॉर्मेलिटी दिख रही है, और इफ द पेशेंट हैज स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री, अगर उसके बड़े भाई बड़ी बहन और उसके उनके अम्मी अब्बा को कुछ ये epilepsy की बीमारी है, only at that time we have to start on medications after the first attack of seizure, or else after the first attack of seizure there is no need to start on any medication. But if EEG is abnormal at that time you have to start. मगर फर्स्ट अटैक होने के बाद हम पेरेंट्स को एडवाइस करते हैं कि फर्स्ट अटैक हुआ है बट इनके पूरे ब्लड रिपोर्ट, सीटी स्कैन रिपोर्ट, ईईजी सब नॉर्मल है और आपको फैमिली हिस्ट्री में भी नहीं है, तो इसलिए हम लोग मेडिकेशंस नहीं स्टार्ट कर रहे हैं। बट रिकरेंस ऑफ द सीजर कैन हैपन, ओके, और वो इट विल बी मोर इन द फर्स्ट 6 months, ओके। तो फर्स्ट 6 months आप अपने बच्चे का बहुत अच्छा ख्याल रखो, बच्चे को अकेला मत छोड़ो, बच्चे को ड्राइविंग करने मत दो, बच्चे को स्विमिंग करने मत दो, क्योंकि फर्स्ट 6 months अगर इफ इट रिकर्स, इट विल रिकर मोस्ट कॉमनली इन द फर्स्ट 6 months. अगर it can recur again after 2 years or 3 years also it can occur, but we can't say, but it is most commonly in the first 6 months. But after the first attack of seizure हम लोग मेडिसिन स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है। But again within 3 months if the patient comes with second attack of seizure, तब there is no need to get any investigations done. तब अगर CT scan, EEG कुछ भी करने की जरूरत नहीं, immediately start on the medications. जी डॉक्टर साहब, जो अक्सर लोगों में कुछ मालूमात इस तरह की फैलती रहती हैं कि एक तो ये है कि ये मेडिकेशन जो है सालों साल चलती रहती है इसकी दवाई, और दूसरा जो है कि काफ़ी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो लोगों को सवाल होता है कि क्या अगर हम बगैर मेडिकेशन के या बगैर दवाई के स्टार्ट किए बगैर वेट कर सकते हैं कि ये हो सकता है अपने आप से जो है चली जाए बीमारी? हाँ, वो भी हो सकता है। देयर इज इन 10 to 20% ऑफ द पीपल देयर इज स्पॉन्टेनियस रिमिशन, ओके। आफ्टर मैं वही जो बोला ना, फर्स्ट अटैक के बाद some children they won't get any attack throughout their life, okay, but some that is only in 10 to 20% of the people, but remaining people they will get a second attack and that will be most commonly in the first 6 months, okay। नहीं तो भी फ्यूचर में भी आ सकता है, बट मेडिकेशंस तो लेना ही है एपिलेप्सी के लिए, ओके, मेडिकेशंस तो लेना ही है। एंड जैसे कि ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हार्ट प्रॉब्लम्स, इसका सब ट्रीटमेंट जो है ये सब लाइफ लॉन्ग रहेगा, मगर एपिलेप्सी का ट्रीटमेंट जो है इट इज नॉट लाइफ लॉन्ग, इट्स ओनली 3 years, ओके। 3 साल आप टैबलेट्स लेना है, 3 साल के बाद हम ईईजी और सीटी ब्रेन रिपीट करके देखेंगे, अगर ईईजी और सीटी ब्रेन नॉर्मल है then we will stop the medications, okay, stop the medication और सीजर फ्री है, yeah, stop and 3 साल सीजर फ्री रहना होगा, okay। Suppose today is 11th of November 2020, okay, so today the patient had a first attack of seizure, आज हमने EEG और CT brain का किया, EEG shows generalized epileptiform discharges but CT brain is normal, तो आज से हम लोग ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे, okay। So 20 है, 21, 22, 23, so till 11th November 2023 तक हम ट्रीटमेंट कंटिन्यू करेंगे, और 11th November 2023 को हम एक CT ब्रेन और EEG रिपीट करेंगे, ओके। अगर EEG एट दैट टाइम इज नॉर्मल, सिर्फ तब हम ट्रीटमेंट स्टॉप करने का सोचेंगे, मगर जैसा अब EEG shows epileptiform discharges, 2023 में भी अगर EEG shows epileptiform discharges if it is abnormal, तब हम मेडिकेशंस नहीं स्टॉप करते, देन ही हैज टू कंटिन्यू इट, ओके। और स्टॉप करने का मतलब के we can't stop it suddenly. Suppose the patient is taking 300 mg of phenytoin, okay, we will reduce it to 200 mg for 2 months, then 100 mg for 2 months, then 50 mg for 2 months, ऐसा slowly करके स्टॉप करेंगे। जी डॉक्टर साहब, आप जो 3 साल की बात कर रहे थे, एक जस्ट लोगों के हो सकता है जहन में एक सवाल है, इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ कि
इन 3 साल के दौरान, लेट्स से आफ्टर 1 ईयर, 1.5 ईयर, 2 इयर्स, एक और सीजर होता है। या ये एक और सीजर होता है मींस वी हैव टू फाइंड आउट द कॉज, क्यों हुआ करके। ओके, यूजुअली इफ द पेशेंट इज ऑन रेगुलर मेडिकेशन, रिकरेंस ऑफ सीजर विल हैपन 5 रीजंस के लिए। आइदर वो टैबलेट्स नहीं लिए हैं, नहीं तो नींद कम हुई है बच्चे की, ओके, नहीं तो साइकोलॉजिकल स्ट्रेस हुआ है, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस हुआ है, नहीं तो अल्कोहल इंटेक, ओके, नहीं तो वो पेशेंट हैज टेकन alcohol. And in rare cases we call it as catamenial epilepsy. Catamenial epilepsy means patients will develop seizures, female patients develop these seizures during her periods. Okay, so we have to ask these 5 questions. Agar any of these 5 questions are positive, then there is no need to increase the dose of the anti-epileptics. वही dose continue करेंगे. For example, अगर वो बच्चा Eptoin 100 mg 200 mg पे है, ओके, एंड इफ अगर वो बच्चा नींद कम हो गया रात को एंड सुबह को वो सीजर हुआ, तो वील कंटिन्यू एप्टॉइन 100 200 mg. अगर वो बोला, माँ बोलती है नहीं टैबलेट्स भी रेगुलर से ले आए, नींद भी कम नहीं कर, नींद भी अच्छा किया, खाना भी टाइम पे खा रहा है, कुछ साइकोलॉजिकल स्ट्रेस नहीं, देन वी हैव टू इंक्रीज इट टू 300 mg. ओके, एंड अगेन we have to count 3 years from the last attack of seizure. So patient should be totally 3 years asymptomatic. At that time only we will start tapering the anti-epileptic drugs. जी, डॉक्टर साहब, उम्मन एक नॉर्मली एक प्रॉब्लम आती है कि चूंकि ये डेली का मामला होता है एंड फॉर प्रोलॉन्ग पीरियड, यानी 3 इयर्स डेली लेना जो है वो आसान बात नहीं होती है। हम खुद बड़े लोग जो है वो भूल जाते हैं, तो बच्चों का तो मामला ही अलग है। तो फिर बच्चों को याद नहीं रहता तो पेरेंट को भी याद रखना। तो ये अगर सपोज बाई चांस अगर हम कुछ एक डोज मिस कर देते हैं, तो क्या हम नेक्स्ट डोज के टाइम में 2 डोज लेंगे तो ठीक हो जाएगा? नहीं 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 नहीं, that cannot be done. Okay, अगर आप डोज मिस कर दिए तो if you have remembered after 2 or 3 hours, तो immediately you take it. Okay, suppose afternoon dose miss कर दिए and you have remembered at around 7 o'clock, there is no need to take that. क्योंकि ऐसा करने से ना तो एंटी एपिलेप्टिक, जो हम एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स लेते हैं उसका एक ड्रग लेवल मेंटेन रहता है ब्लड में। ऐसा करने से देयर विल बी वेरिएशन इन दी एंटी, वो ड्रग लेवल का वेरिएशन होता है ब्लड में, दैट अगेन दैट कैन प्रेसिपिटेट ए सीजर। ओके, सो अगर आप भूल गए हैं तो उसका भूल जाओ और रात का डोज वैसा ही लो। सपोज लेविपिल 500 mg टीआईडी है, सुबह दोपहर शाम है लेविपिल। अगर आप दोपहर का 500 mg भूल गए तो रात को आप 500 mg ही लेना है। इट्स नॉट लाइक दैट आप रात को 2 टैबलेट्स ले लिए। ओके, वैसा नहीं करना, क्योंकि it will lead to the fluctuation of the drug levels in the blood and that will precipitate a seizure. जी, अब डॉक्टर साहब तो बोल दिए कि हमको भाई हाँ, अगर एक भूल गए तो छोड़ो, नेक्स्ट कंटिन्यू करो। तो हो सकता है लोग जो है आज भी भूल गए चलता है, कल भी भूल गए चलता है, 2-4 दिन ऐसे ही, तो क्या मतलब उनके लिए क्या आप कहना है? नहीं 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 नहीं, दैट कैन नॉट बी डन। उसका बहुत ठीक तरह से ख्याल रखना है। अगर फिट्स के टैबलेट्स ना, यूजुअली मैं मेरे पेशेंट्स को वही एडवाइस करता हूँ, आप अगर खाना भूल गए तो भी चलता है, मगर एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स फिट्स के टैबलेट्स कभी भी नहीं भूलना। ओके, आई हैव सीन सम पेशेंट्स 2-2.5 साल कंप्लीट कर चुके होते हैं वो, ओके, और 2.5 साल के बाद वो टैबलेट्स मिस करके उनको सीजर्स होता है। ओके, बट व्हाट टू डू, जितना भी 2.5 साल लिए हैं वो पूरा वेस्ट हो गया। अब जिस दिन वो फिट्स आया वहां से और 3 साल शुरू। अक्सर छोटे बच्चे जो है दवाई के मामले में दे आर वेरी सेंसिटिव। कुछ तो भी पिलाएंगे, इवन एंटीबायोटिक्स पे आप देंगे तो वो जो है वोमिट कर देते हैं। तो ये अगर सपोज हमने जो फिट्स की मेडिसिन है वो दिया और बच्चा देते ही वोमिट कर दिया, लेट्स से विद इन फ्यू मिनट्स, तो दोबारा रिपीट करने की जरूरत है या फिर उनका काम हो गया? मतलब नहीं नहीं नहीं, रिपीट करना। इफ अगर बच्चा ने वॉमिट कर दिया विद इन 3 to 4 hours, ओके, 3 या 4 घंटे में वॉमिट कर दिया तो रिपीट कर सकते हैं। ओके, नहीं तो 6-7 घंटे के बाद वॉमिट किया तो रिपीट करने की जरूरत नहीं है, तब तक वो अब्सॉर्ब हो चुका होता है स्टमक से। ओके, मगर इमीडिएटली वॉमिट कर दिया तो यू हैव टू रिपीट द डोज। जी, अक्सर जो ट्रैवलर्स होते हैं या फिर उनको जो फैमिलीज अक्रॉस द सब कॉन्टिनेंट ट्रैवल करते हैं या बहुत ही दूर दूर की फ्लाइट्स में जाते हैं, तो एक टाइम लैग आता है, टाइम डिफरेंस आता है, तो उसकी वजह से उनको डोज एडजस्टमेंट जो है जैसे ही जाते हैं वहां पर, मतलब दिन रात आगे पीछे हो जाती है।
तो उनके लिए कुछ खास हिदायत आप देना चाहेंगे? नहीं, खास बात मतलब सपोज एक पेशेंट इंडिया से अमेरिका को ट्रैवल कर रहा है, तो अमेरिका को पहुंचने तक वो इंडिया के टाइमिंग्स ही फॉलो करना चाहिए। एक इंडियन टाइमिंग का वॉच रख लेना और उसके हिसाब से वो टाइमिंग्स ये करना, और वहां पे जाने के बाद वहां के टाइमिंग्स को फॉलो करना। ओके, और ये शिफ्ट, ये इंडियन टाइमिंग से यूएस टाइमिंग्स को शिफ्ट करने के टाइम पे तो बीच में एक या सर यू आर म्यूट। तब एक एक्स्ट्रा डोज लेना है तो ले सकते हैं वो। ठीक है। अब एक सवाल आता है जो अक्सर मेरे ख्याल में हर पेरेंट के दिल में रहता है, और ये बहुत ही फ्राइटनिंग होता है सिचुएशन कि जब आप देखते हैं कि आपका बच्चा जो है बिल्कुल ही मतलब सीजर हो रही है, उसको फिट्स हो रही है घर पे। तो एक तो ये है कि कुछ उनके मिसकॉन्सेप्शंस होते हैं। कोई कहता है कि भाई उनके हाथ में जो है चाबी थमा दिया जाए, या फिर उन्हें कुछ चीज सुंघाने के लिए दी जाए, या फिर उन्हें दांतों के बीच में कुछ मेटल रख दिया जाए। ये एक मिसकॉन्सेप्शन हो सकते हैं। या फिर ऐसा होता है कि भाई इतनी फ्राइटनिंग सिचुएशन होती है, एक ड्राउनी सिचुएशन होती है कि पेरेंट डर जाते हैं कि भाई बच्चे को क्या होने वाला है। तो उस वक्त में मतलब क्या एडवाइस करना? तो ये अगर ये सीन को लेते हैं तो पहले आप उनके मिसकॉन्सेप्शंस क्लियर कीजिए, और फिर जो है एज ए फर्स्ट एड हम क्या कर सकते हैं एज ए पेरेंट उस वक्त। जी जी जी। See, I can understand every parent को वो बहुत सा, it will be like a very difficult situation to see their children throwing a convulsion. Okay, but मगर डरने की कोई बात नहीं. Okay, any convulsion it will stop within 2 to 3 minutes. वो खड़ जाएगा unless and until it is a status epilepticus. Okay, so we call it as status epilepticus if a seizure continues to more than 10 minutes. Or 2 seizures occurs with a gap of 10 minutes without regaining the consciousness. जब status epilepticus नहीं है तो डरने की कोई बात नहीं है. Okay, और the definition of seizure is it is caused because of the excessive electrical discharges in the brain. प्रॉब्लम जो है वो ब्रेन में है, ब्रेन में इलेक्ट्रिकल डिस्चार्जेस बढ़ रहे हैं, इसलिए वो मूवमेंट्स हो रहे हैं। और वो हाथ में चाबी थमाना, इट्स ऑल अटर वेस्ट, इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प इन एनी वे, कुछ भी हेल्प नहीं करता वो। ओके, एंड नॉट इवन चाबी थमाना, आई हैव सीन फ्यू पीपल सॉक्स निकाल के सॉक्स सुंगाते हैं वो पेशेंट्स को। ओके, सो दैट वो ये हो जाता है करके। तो मैं पेरेंट्स को वही एडवाइस करता हूँ कि डरने की कोई, उस हालत में तो पेशेंट कोमा में चला जाएगा, कोमा में चला जाता है यार। तो मैं एडवाइस करता हूँ पेरेंट्स को कि डरने की कोई बात नहीं, वो अटैक इट विल गो विद इन 5 मिनट्स में वो चला जाएगा। ओके, सो फर्स्ट थिंग व्हाट यू हैव टू डू इज काम योरसेल्फ। ओके, डरने की कोई बात नहीं, और पेशेंट के पास बहुत से क्राउड मत करो। ओके, पेशेंट को एक कोने में एक सेफ जगह पे लेके जाओ। ओके, और जो इनवॉलंटरी मूवमेंट्स होते रहते हैं उसे रोकने की भी कोशिश मत करो। ओके, वो इनवॉलंटरी मूवमेंट्स हो रहे हैं वो ब्रेन के इलेक्ट्रिकल डिस्चार्जेस से। ओके, अगर आप रोकने की कोशिश करोगे तो बच्चों के बोन्स सब बहुत वीक रहते हैं, फ्रैक्चर होने के चांसेस भी हो सकते हैं। आई हैव सीन मेनी टाइम, वो पकड़ लेते हैं घट को, दे विल नॉट अलो दोज इनवॉलंटरी मूवमेंट्स टू हैपन। हाउ मच एवर टाइट यू होल्ड, दोज इनवॉलंटरी मूवमेंट्स विल डेफिनेटली हैपन। तो बोन्स को तकलीफ होती है और फ्रैक्चर्स भी होने के चांसेस रखते हैं। और कभी कभी क्या करते हैं, जीप कतर लेती बच्चे को जबान में चमचा दे देते हैं, वो भी नहीं देना। ओके, अगर जीप कतर लिए भी तो एक विद इन 2 to 3 days वो कम हो जाएगा, अगर शहद लगा दिए ना तो शहद से ही कम हो जाता है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल 2 important things, फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज काम डाउन, डरने की कोई बात नहीं, और पेशेंट के आसपास क्राउड मत करो। टेक द पेशेंट कॉर्नर, पेशेंट को कॉर्नर में लेके जाओ और एक लेफ्ट लेटरल पोजीशन में सुलाओ, और 5 मिनट तक देखो, 5 मिनट में सीजर कम हो जाएगा। अगर 5 मिनट से भी अगर ऊपर भी अगर बढ़ रहा है तब तुम हॉस्पिटल को लेके जाओ। ओके, एंड अगर वो फर्स्ट अटैक ऑफ सीजर है तब हॉस्पिटल को लेके जाओ। अगर पेशेंट इज अ नोन केस ऑफ एपिलेप्सी और सेड अटैक हुआ है तब हॉस्पिटल को लेके जाने की जरूरत नहीं, इमीडिएटली हॉस्पिटल को लेके जाने की जरूरत नहीं, 1, 2 और 3 दिन के बाद लेके जा सकते हो। डॉक्टर साहब, मैं एक वजाहत चाहूंगा यहाँ, ताकि हमारे नाजरीन जो व्यूवर्स हैं वो कोई गलत मैसेज न लें, कि अगर ऑलरेडी पेशेंट एपिलेप्टिक डायग्नोज्ड है
ऑलरेडी मेडिकेशन पे चल रहा है और उसको फिट होती है, जैसा कि आपने कहा कि यूजुअली 3 to 5 मिनट्स में सबसाइड हो जाता है, उसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं, सेफ पोजीशन में रखना है, वेंटिलेशन ठीक रहना है, मतलब यानी मतलब हवा खुली आती रहे। तो दूसरी बात जो है, बच्चे जो है वो सेफ पोजीशन, सेफ इन द सेफ एनवायरनमेंट, कहीं करीब में आग तो नहीं है, करीब में पानी तो नहीं है, करीब में या मोटर गाड़ियां तो नहीं जा रही, तो इस तरह की जो है वो सेफ्टी का माहौल देख के बच्चों को थोड़ी देर छोड़ेंगे, 3-4 मिनट में वो स्टॉप हो जाता। अगर अगर स्टॉप नहीं होता है, प्रोलॉन्ग हो रहा है, तो उस वक्त आप कुछ मेडिकेशन देते होंगे कि भाई आप ये एज ए फर्स्ट एड मेजर जो है आप घर पे दे सकते हैं, देन यू टेक इट टू द डॉक्टर इफ इट इज गेटिंग प्रोलॉन्ग्ड। नहीं, if it is getting prolonged, don't give anything to the patient, क्योंकि ना पानी भी नहीं दे सकते उस टाइम पे, क्योंकि there will be chances of aspiration pneumonia होने के chances रहते हैं। अगर 5 मिनट्स के बाद भी अगर सीजर्स कंटिन्यू हो रहे हैं तो इमीडिएट हॉस्पिटल को लेके जाओ और एक आईवी इंजेक्शन दिलाओ। उस टाइम पे ना जब फिट्स हो रहा है, जब कन्वल्शन हो रहा है, तब मुंह से कुछ भी नहीं देना, ओरली नथिंग कैन बी गिवन बिकॉज पेशेंट कैन एस्पिरेट एंड उल्टा पेशेंट की तकलीफ बढ़ाए, जैसा पहले ही फिट्स हो रहा है उसके साथ अगर पानी दिए, अगर टैबलेट्स खिलाए तो पेशेंट एस्पिरेट कर लेगा और एस्पिरेशन न्यूमोनिया हो जाएगा, तो पेशेंट की तकलीफ बढ़ाते हो। अगर कन्वल्शंस बढ़ रहे हैं तो टेक हिम डायरेक्टली टू द हॉस्पिटल और आईवी इंजेक्शन से कम कराओ कन्वल्शन। हो सकता है हमारे प्रोग्राम को देखने वालों में सिटी या जो मेट्रोज में मतलब ऐसे शहर जहां पर ज़्यादातर जो लेटेस्ट मेडिकेशंस हैं वो अवेलेबल हों, जैसा फॉर एग्जांपल इंट्रानेसल एंटी कन्वल्सेंट है, ठीक है, इस तरह की स्प्रेज जो अवेलेबल हैं, हो सकता है वो मतलब वो जानते होंगे, तो इस वजह से मैंने पूछा कि भाई अगर कुछ तरह की कुछ प्रिस्क्राइब्ड है कि भाई इट्स नॉर्मल ड्यूरेशन से ज़्यादा प्रोलॉन्ग हो रहा है, इन दैट केस अगर आपको डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है कि भाई एज ए फर्स्ट एड मेजर जो है आप नेसल स्प्रे, नाक के अंदर जो स्प्रे देते हैं, वो देके फिर आप अपने डॉक्टर कंसल्ट कर सकते हैं कि भाई ये क्यों हुआ है। जैसा आपने पहले बताया डोसेज में प्रॉब्लम हो सकती है, यानी लिया नहीं लिया है, कम लिया है, या फिर महीनों पहले डोज एडजस्ट करके भेजे थे, बच्चा वेट गेन होता रहा उम्र के साथ और डोज वही चलता रहा पुराना, तो ये अंडर डोसेज भी हो सकता है। तो ये इस तरह के रीजंस हो सकते हैं जो ऑलरेडी आपने पहले बताएंगे, नींद वगैरह का जो मामला है, तो वो डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अच्छा, अब एक सवाल जो है, ये स्कूल्स जो है, एक तो बच्चा जब एडमिशन के लिए जाता है तो क्या उन्हें यानी जो स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन होती है जब फॉर्म भर रहे होते हैं तो डिक्लेयर करना जरूरी है कि भाई हाँ हमारे बच्चे को ये चीजें हैं, इसको इसकी मेडिकेशन चल रही है, क्या ये जरूरी है? हाँ हाँ हाँ, जरूरी है। देखो, एपिलेप्सी इज नथिंग लाइक, ये एक बच्चे से दूसरे बच्चे को स्प्रेड होने की बीमारी नहीं है, ये जैसा ये कोरोना वायरस स्प्रेड हो रहा है आजकल, तो ऐसी बीमारी तो नहीं है। तो आपको उनके बच्चे की क्लास टीचर और हेडमास्टर को इन्फॉर्म करना ही है, क्योंकि अगर वो बच्चे को अगर स्कूल में अटैक हुआ, सो दैट द क्लास टीचर विल बी मेंटली प्रिपेयर्ड, ओके, और वो क्लास टीचर विल कीप आई ऑन दैट बॉय, जैसे कि टाइम पे खा रहा है बच्चा, खाना खा रहा है, ओके, और यूजुअली टीचर्स बच्चों को कुछ शरारत करे, ये करे तो डांटते हैं, मारते हैं, और द टीचर कैन अवॉइड ऑल दोस थिंग्स वो उस बच्चे पे, ओके। तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि एडमिशन के टाइम पे बच्चे के क्लास टीचर और हेडमास्टर को इन्फॉर्म करें कि बच्चे को एपिलेप्सी है, और इफ पॉसिबल वो टीचर को टैबलेट भी दिखाना है, मैडम ये दोपहर को 2 बजे ये टैबलेट लेता है ये रोज, so that teacher will keep an eye on whether after taking the lunch the child has taken the tablet or not, okay, it's very very important to inform। जी, जब चूंकि हम स्कूल की बात कर रहे हैं, क्या ऐसा भी हो सकता है, एंड वो अजाने अनजाने में कुछ स्कूल्स ऐसे भी किए होंगे कि जब उनको लगता है कि भाई एक आध बार स्कूल आवर्स में बच्चे को फिट हुई है तो ऑब्वियसली एक पैनिक की सिचुएशन क्रिएट होती है, तो वो बोलेंगे कि भाई ठीक है आप अपने बच्चे को स्कूल से नाम निकलवाइए, जब ट्रीटमेंट हो गया पूरा क्योर्ड हो जाएगा तो तब वापस लाके एडमिशन लें। तो क्या ये सही है, या फिर इस तरह की सिचुएशन में आप क्या एडवाइस करना चाहेंगे? आप बच्चे को हॉस्पिटल को लेके जाको ट्रीटमेंट कराओ करके बोल सकते हैं, मगर स्कूल से नाम निकाल लो करके नहीं बोल सकते वो,
Okay, see, first of all, I have told you, yes, psychological stress is one of the precipitating factor for epilepsy. Okay, अगर बच्चे को पता चला कि मुझे स्कूल से निकाल दिया इस मामले में, तो वो बच्चा डिप्रेशन में चला जाएगा. Okay, वो बहुत टेंशन ले लेगा, स्ट्रेस ले लेगा. Again, that can precipitate a seizure. Okay, so actually here comes the importance of educating the teachers and the school staff about the epilepsy. वो समझते हैं कि epilepsy ये हो जाएगा, spread हो जाएगा बच्चों से बच्चों को, और ये जो बच्चों को epilepsy रहता है, convulsions होते हैं, वो academic इसमें they want to fare better, ऐसा कुछ भी नहीं है. Okay, so एक epileptic patient also can be is considered as a equal to a non-epileptic patient when academic purpose comes. वो sports में भी participate करता है, debates में भी participate कर सकता है, हर चीज में participate कर सकता है. But only important thing is वो time पे tablets लेना है और 6 to 7 hours of नींद रात में करना है, और टेंशन स्ट्रेस कुछ नहीं लेना. अगर ये करके if he wants to participate in the exams, anything he can go ahead. Okay, three important things to the student. टैबलेट्स टाइम पे लेना है, नींद बराबर करना है, और स्ट्रेस नहीं लेना. आई हैव सीन मेनी अ टाइम स्टूडेंट्स रात को, कल एग्जाम है तो रात को फुल पढ़ते हैं, रात को 3-4 बजे पढ़ते हैं, 4 बजे सोते हैं और 6 बजे उठ के और रिवीजन करके एग्जाम हॉल को जाते हैं, और एग्जाम हॉल में दे स्टार्ट थ्रोइंग दी कन्वल्शन. एग्जाम हॉल में उनको कन्वल्शंस हो जाता है. ओके, तो एग्जाम टाइम्स पे 3 चीज भी हो सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, नींद कम हो सकती है, और एग्जाम का टेंशन रहता है, वो स्ट्रेस भी रहता है, और एग्जाम के जल्दी की इसमें टैबलेट्स भी लेना भूल जाते हैं बच्चे. ओके, तो पेरेंट्स को इसका ख्याल रखना है. ओके, वो जितना भी पढ़े, ओके, तो बच्चे को रात को 11 बजे सुला देना है और सुबह 6 बजे उठाना है. ओके, एग्जैक्टली बच्चे के मार्क्स कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है. व्हेन बच्चे का हेल्थ आता है तो उसके मार्क्स नथिंग विल मैटर. ओके, और रात को जितना भी पढ़ो, पूरा साल भर जितना पढ़ता है, दैट विल हेल्प. ओके, एक रात बैठ के पूरा पढ़ देना, इट्स नॉट दिस थिंग. सो पेरेंट्स को ये ख्याल रखना है, टैबलेट्स टाइम पे लेना है, और एग्जाम के एक दिन पहले नींद अच्छी करना है मिनिमम, और 6 to 7 hours ऑफ स्लीप तो करना है. डॉक्टर साहब, आजकल स्कूल्स जो है, मतलब पहले जैसे बेसिक स्कूल्स नहीं रहे, कई जगह तो रेसिडेंशियल स्कूल्स भी हैं और बहुत ही कॉर्पोरेट लेवल के स्कूल्स भी हैं, जहाँ पर कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स हैं, वहाँ पर स्विमिंग भी है, और जहाँ कराटे भी है, और कुछ जगह जो है घुड़सवारी भी है, हॉर्स राइडिंग जिसको आप कहते हैं. ये इस तरह की जो है वो हाई लेवल स्पोर्ट्स भी होती हैं. तो अगर पेशेंट एपिलेप्टिक है, मेडिकेशन पे चल रहा है, तो क्या अब उसकी भी चाहत होती है ना कि भाई हाँ, मुझे भी स्पोर्ट्स में हिस्सा लेना है, और पेरेंट्स भी चाहते हैं कि बच्चा नॉर्मल बिहेव करे, लेकिन टीचर्स को जरा है थोड़ा एक एंग्जाइटी होती है कि भाई ये कुछ मामला गड़बड़ ना हो जाए. तो इसके बारे में आप क्या एडवाइस करना चाहेंगे? कुछ भी नहीं. देखो, मैं फर्स्ट 5 मिनट्स में ही बोला था, अगर सीजर हो रहा है तो फर्स्ट 6 months कुछ भी करने की जरूरत नहीं है. ओके, फर्स्ट 6 months ही हैज टू बी वेरी केयरफुल, क्योंकि चांसेस ऑफ रिकरेंस ऑफ द सीजर आर मोर इन द फर्स्ट 6 months. ओके, तो फर्स्ट 6 months अंगार के पास जाना, हाइट्स पे जाना, और स्विमिंग करना, ड्राइविंग करना, ही हैज टू अवॉइड. अगर 6 months तक इफ द पेशेंट इज एसिम्प्टोमेटिक, देन वो पेशेंट सब कुछ कर सकता है जैसे, मगर ही हैज टू बी अंडर द सुपरविजन ऑफ समवन. ही शुड नॉट डू इट अलोन. He has to be, so PT master, he has to be looking at him. So हर स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर सकता है, वॉलीबॉल, फुटबॉल, सब हर स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करता है. बट ये एडवेंचरस स्पोर्ट्स जो होते हैं, जैसे ये क्या वो रॉक क्लाइंबिंग, माउंटेन क्लाइंबिंग, ऑल दीज थिंग्स एन एपिलेप्टिक पेशेंट शुड अवॉइड. Okay. Apart from that, swimming भी कर सकता है. अगर 6-7 months if he is asymptomatic, then he can go for swimming also. जी. डॉक्टर साहब, एक कमेंट बॉक्स में एक सवाल आया है. प्रिज्यूम इज अडल्ट पेशेंट, वो अपने सीजर के बारे में बात कर रहे हैं, तो अपना नंबर भी दिए हैं. तो इंशाल्लाह जो है प्रोग्राम के बाद जब भी आप फारिग हों तो जरा आप उनके जो इंडिविजुअल क्वेश्चन है आप उनको थोड़ा एडवाइस कर सकते हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अब सवाल अडल्ट की तरफ से आया है,
थोड़ा हम मुंह होते हैं अडल्ट की तरफ कि भाई सवाल आता है कि खासकर जो नौजवान होते हैं उनके अंदर एक तरह की एक बेचैनी होती है कि भाई क्या मैं नॉर्मल तौर से शादी करके नॉर्मल जिंदगी जी सकता हूँ अगर पेशेंट एपिलेप्टिक है मेडिकेशन, तो आपका क्या कहना है सर? See, a epileptic patient can have a normal married and a sexual life. Okay, again जैसा मैंने बच्चों के बारे में बोला, टैबलेट्स मेडिकेशंस टाइम पे लेना और नींद बराबर करना, 6 to 7 hours ऑफ स्लीप एंड साइकोलॉजिकल और टेंशन नहीं लेना, अगर ये चीज अगर आप कर रहे हो तो यू कैन गो अहेड विथ योर मैरिज एंड अ नॉर्मल मैरिड लाइफ एंड अ नॉर्मल सेक्सुअल लाइफ. ओके, तो प्रॉब्लम आता है यूजुअली नॉट लड़कों में, यूजुअली लड़कियों में ये प्रॉब्लम आता है. ओके, आई हैव सीन लड़कियों में ये प्रॉब्लम आता है. और मेरी एक एडवाइस है पेरेंट्स के लिए और लड़कों के लिए, और शादी करने से पहले तो ये बात को छुपाओ मत. ओके, ये HIV एड्स नहीं है. ओके, ये कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज नहीं है, ये कोई कैंसर नहीं है. ओके, तो इट्स ओपनली आप अपने पार्टनर से डिस्कस कर दो, देखो मुझे ऐसी ऐसी बीमारी है, मुझे कन्वल्शंस है, मैं ये टैबलेट ले रही हूँ, 3 साल से ले रही हूँ, मुझे लास्ट अटैक अब हुआ था, डॉक्टर ने इतने साल कंटिन्यू करो करके बोले हैं, तो आई एम कंटिन्यूइंग इट. Okay, so if you tell this off, it will be very very helpful. Okay, rather than chapana or and we call it as a catch-22 situation. Okay, catch-22 situation में अगर बोल दिए तो भी प्रॉब्लम, अगर नहीं बोले तो भी प्रॉब्लम, अगर नहीं बोले तो शादी के बाद पता चलेगा और प्रॉब्लम होगी, अगर बोल दिए, अगर लड़का मान लिया, लड़के के पेरेंट्स मान लिए, तो सराउंडिंग पीपल्स रहते हैं ना, रिलेटिव्स, वो सब बहुत किरिक करेंगे. ओके, तो इट्स लाइक अ catch-22 सिचुएशन, बट इट्स ऑलवेज बेटर टू tell it, and there is no problem and there is no harm in an epileptic patient getting married, or there is no harm in a normal patient marrying a normal person marrying a epileptic patient. Usually हम लोग क्या कहते हैं कि एक जो लड़की को फिट्स है, कन्वल्शंस है, उससे शादी नहीं करना चाहते, क्योंकि दे विल थिंक दैट ये एपिलेप्सी जो है ये हेरिडिटरी डिसीज है, और जो एपिलेप्सी के लिए जो ड्रग्स लेते हैं वो ड्रग्स से बच्चों को कुछ प्रॉब्लम होता है. और थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज जो एपिलेप्टिक पेशेंट्स है वो फैमिली के नॉर्मल रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं उठा सकते. ये 3 चीज सोच के ना हम लोग शादी नहीं करना चाहते एपिलेप्टिक पेशेंट, मगर all these 3 things are false. Okay, epilepsy is not a hereditary disease and anticonvulsant drugs will not cause any fetal abnormality. हो सकता है fetal abnormalities हो सकता है, for example sodium valproate will cause fetal abnormalities. Okay, so we can plan it properly. So how to plan it, मतलब शादी हो गई, ओके, तो शादी के अगर एक एपिलेप्टिक पेशेंट है, फीमेल पेशेंट है, वो शादी का इनविटेशन कार्ड देने आती है आपको, ओके, तो तभी आपको उसे और उसके पेरेंट्स को एडवाइस कर देना चाहिए कि अगर आप फैमिली प्लान कर रहे हो तो 6 months पहले हमें इन्फॉर्म कीजिए. ओके, वही मतलब अगर if the patient is on sodium valproate, over 6 months we can taper that sodium valproate and we can stop, and we can add the safer drug like levetiracetam. Levetiracetam is a safer drug in pregnancy. तो धीरे धीरे से सोडियम वैल्पोरेट कम कर करके विद इन 3 to 4 months स्टॉप करेंगे, और धीरे धीरे से लेविपिल स्टार्ट करके डोज बिल्ड अप करेंगे. देन लेविपिल पे अगर शी इज फिट, अगर कन्वल्शंस नहीं है, देन यू कैन प्लान फॉर प्रेगनेंसी. ओके, एंड इट्स ऑलवेज, आई अगेन रिपीट, शादी से पहले कुछ मत छुपाओ, टेल एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग. और ये बात ना सिर्फ लड़का और लड़की के बीच में नहीं होनी चाहिए, दोनों की फैमिली के बीच में होनी चाहिए. बड़ों को बात करना चाहिए, लड़की के अम्मी अब्बा, लड़के के अम्मी अब्बा को, और या फैमिली के बड़े रिश्तेदारों को इसके बारे में बात कर देना चाहिए. ओके, I have seen many times, हमें लेबर रूम में, लेबर वार्ड, जब लड़की प्रेग्नेंट होती है, ये डिलीवरी के टाइम पे वो कन्वल्शंस होते हैं, और हमें ओबीजी डिपार्टमेंट से हमें रेफरेंस देते हैं कि पेशेंट को कन्वल्शंस हुआ है, आके देखो करके. तो हम जाके देखते हैं, तो फर्स्ट थिंग व्हाट आई डू इज I won't take the history in front of the in-laws.
उनके ससुराल वालों के सामने मैं हिस्ट्री नहीं लेता, उनको बाहर भेज देता हूं मैं। और फर्स्ट मैं पेशेंट को कॉन्फिडेंस में लेता हूं, क्योंकि पेशेंट अगर हम हिस्ट्री ले तो आपको पहले से ही कन्वल्शंस था क्या, शादी से पहले से ही कन्वल्शंस था, मतलब वो 90% ऑफ द फीमेल्स नहीं नहीं मुझे नहीं था करके। तो हम मैं बोलता हूं देखो आपके ससुराल वाले बाहर चले गए हैं, आप डरो मत, उनको नहीं मालूम होगा, आप ओपन से बोलो मुझे करके पेशेंट को कॉन्फिडेंस में लेके हिस्ट्री लेना है। क्योंकि our workup will be different. Okay, a patient who is a known case of seizure disorder throwing a seizure during her pregnancy, our workup is different. Or during pregnancy, patient having first attack of seizure, our workup is different. Okay, प्रेगनेंसी के टाइम पे अगर पेशेंट को कन्वल्शंस है, देन वी हैव टू थिंक ऑफ cerebro cortical vein thrombosis, posterior reversible encephalopathy syndrome, then we have to get a MRI with MR venogram, we have to get it. If अगर वो पेशेंट को अगर सीजर है, if she is on already on anti epileptic drugs, अगर सीजर है, then our workup is तो बॉटम लाइन different. तो बॉटम लाइन यही है कि हम व्यूअर्स को बता दें कि कोई इन्फॉर्मेशन आप हाइड मत करें, पूरी इन्फॉर्मेशन डॉक्टर को बता दें, ताकि उनको सही डायग्नोसिस करने में आसानी हो और एंड अगर आप एक एपिलेप्टिक पेशेंट को शादी करना चाह रहे हो, तो कीप इन योर माइंड एपिलेप्सी इज नॉट अ हेरिडिटरी डिसीज, एंड वो जो गोलियां खाते हैं एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स विल नॉट कॉज एनी फीटल abnormalities, and she can lead a normal, and she can definitely take the responsibilities of your family. डॉक्टर साहब, जैसा कि हम अब तक डिस्कस करते रहे कि ये मेडिकेशन जो है मिनिमम 2 से 3 साल तक चलता रहेगा, फिर डिपेंडिंग अपॉन उसको दोबारा सीजर होता नहीं होता, वो ड्यूरेशन डिसाइड होता है, तो एक लंबे अरसे तक देना पड़ता है। और चूंकि हम ब्रेन रिलेटेड मेडिकेशन यानी ब्रेन रिलेटेड डिसीज की बात कर रहे हैं, तो लोगों में एक डाउट सा रहता है कि कहीं एडिक्शन तो नहीं हो जाएगा इन मेडिकेशन से इतने दिन लेने तक। नहीं, एडिक्शन नहीं लेगा, नहीं एडिक्शन नहीं होगा। ओके, एंड एडिक्शन अगर एडिक्टेड हो गए, फॉर एग्जांपल कुछ पेशेंट्स को वो टैबलेट्स लिए तो ही नींद आती है, अगर एडिक्शन हो गया तो भी हम लोग वो टैबलेट सडन से नहीं स्टॉप करते, वी आर गोइंग टू स्लोली टेपर डाउन ओवर 6 to 7 months एंड वी आर स्टॉपिंग इट। ओके, लाइक अगर एप्टोइन 300 mg हो तो 200 mg फर्स्ट 2 months करेंगे, देन 100 mg सेकेंड 2 months करेंगे, देन 50 mg थर्ड 2 months, देन 50 mg ऑन अल्टरनेट डेज फॉर नेक्स्ट 2 months करके देन वी विल स्टॉप। सो ऐसे इसमें एडिक्शन की बात ही नहीं आएगी। जी डॉक्टर साहब, नॉर्मली जैसा कि आपने कहा कि भाई सोडियम वॉल्प्रोएट है, कोई और मेडिकेशन जो है एक लाइन चल रही है एंड उससे कंट्रोल है, और बात मतलब प्रोग्रेस इज गुड एंड ही इज डूइंग वेल। कभी ऐसा होता है कि फैमिली में या फ्रेंड्स में देख रहे हैं कि कोई एक पेशेंट है जिसको 2-3 मेडिकेशन है, हालांकि वो उसको भी एपिलेप्सी बोल रहे हैं लोग, लेकिन 2-3 मेडिकेशन पे चल रहा है, तो उनको डाउट आता है कि भाई मुझे एक से ट्रीट हो रहा है, इनको 2-3 हो रहा है, शायद वो डॉक्टर जो है शायद पैसे बनाने के चक्कर में 2-3 मेडिकेशन लगाया हुआ है, तो ये इसको आप कैसे कहेंगे? देखो, अब फॉर एग्जांपल सोडियम वैल्प्रोएट का डोज क्या है, 15 to 20 milligrams per kg per day। ओके, अगर इतना डोज देने के बाद भी, सोडियम वैल्प्रोएट का इतना डोज देने के बाद भी अगर पेशेंट को कंट्रोल नहीं हो रहा है कन्वल्शंस, ओके, देन यू हैव टू ऐड ऑन अनदर ड्रग। ओके, सेकेंड ड्रग ऐड करते हैं, तो सेकेंड ड्रग भी हम फुल डोज देंगे। ओके, अगर सेकेंड ड्रग भी अगर से 2 ड्रग्स विथ मैक्सिमम डोसेज से अगर कंट्रोल नहीं हो रहा है, देन वी विल गिव अ थर्ड ड्रग। ओके, कुछ पेशेंट्स को एक ड्रग, फर्स्ट ड्रग के मिनिमम डोज से ही कम हो जाएगा। ओके, और कुछ पेशेंट्स को 3 ड्रग्स विथ मैक्सिमम डोज से कम हो जाएगा। ओके, दैट वी कांट से। द ओनली डिफरेंस इज जो पेशेंट एक ड्रग को है वो जल्दी टैबलेट से बाहर निकल जाएगा। फॉर एग्जांपल 3 साल अगर वो एसिम्प्टोमेटिक रहा तो 3 साल के बाद विद इन 6 months टेपर करके स्टॉप कर देंगे। ओके, मगर वो जो पेशेंट जो 3 ड्रग्स पे है, ओके, 3 साल अगर वो एसिम्प्टोमेटिक रहा तो टेपर 3 टैबलेट्स टेपर करके स्टॉप करने के लिए एटलीस्ट 2 साल तो हो जाएगा। ओके, तो उतना ही डिफरेंस है और कुछ डिफरेंस नहीं है। जी, मैं व्यूअर्स को यहाँ एक वजाहत करना चाहूँगा, जैसे हमने शुरुआत में बात की थी कि एपिलेप्सी जो है वो अलग-अलग टाइप की होती है, डिपेंडिंग अपॉन उनकी जो ईज पैटर्न होता है, जैसा आप पीछे देख रहे हैं बैकग्राउंड में, इस तरह की जो ट्रेसिंग होती है, उससे भी थोड़ा हमें डायग्नोस करने में आसानी होती है, फिर जो उनका पैटर्न होता है उसके हिसाब से भी होता है। तो हर एपिलेप्सी सेम नहीं होती है,
तो इस वजह से जो है ज़रूरी नहीं कि हर पेशेंट एक ही मेडिसिन को रिस्पॉन्ड करे और ज़रूरी नहीं कि एक ही तरह की मेडिसिन, एक ही प्रॉपर डोज़ उसके बावजूद भी रिस्पॉन्ड करे, ज़रूरी नहीं है। कभी-कभी ऐसा होता है कि जिसको हम रिफ्रैक्टरी एपिलेप्सी कहते हैं कि भई आप 2-3 मेडिसिन डालें उसके बावजूद भी हो रहे हैं। ये भी पॉसिबल हो सकता है। तो आप इस गलतफ़हमी मत रहिए कि या तो ट्रीटमेंट ठीक नहीं हो रहा है या फिर पैसे बनाने के चक्कर में जो है कोई डॉक्टर जो है ज़्यादा मेडिसिन डाल रहा है, ऐसा नहीं है। डिपेंडिंग अपॉन रिस्पॉन्स, तो किस टाइप की एपिलेप्सी है, किस तरह की मेडिकेशन को रिस्पॉन्ड करेगा, ये ट्रायल एंड एरर का मामला है, तो उसमें कोई आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर साहब, और एक सवाल जो ज़हन में आता है कि अक्सर लोगों ने सुना है कि भई टीवी, डॉक्टर बोल रहे थे कि टीवी मत देखो, तो हमने तो टीवी उठा के रख दिया, ठीक है? तो वी डोंट टीवी एट होम। लेकिन बच्चे जो है मोबाइल पे लगे हुए हैं, ठीक है? तो वो नॉर्मल जो पहले टीवी हो सकता था 1 आध घंटे के लिए था, लेकिन मोबाइल जो है इट्स मोस्ट ऑफ द टाइम इट्स इन फ्रंट ऑफ देम। तो ये मतलब क्या गाइडलाइंस आप देना चाहेंगे इस बारे में? नहीं, it's always good to avoid these mobile phones and TV. Okay, means avoid means total stop मत कर दो. You have to reduce the screen time, reduce करना है, क्योंकि there is one entity called as photosensitive epilepsy. Okay, ये जो रेज आते हैं मोबाइल फोन से और टीवी से, these rays can trigger the epilepsy. Okay, so photosensitive epilepsy बोलते हैं. Okay, तो I'm not telling that मोबाइल टीवी टोटल बंद कर दो, कुछ भी नहीं देखना, बट वो स्क्रीन टाइम जो है वो इट हैज टू बी रिड्यूस्ड, उतना ही। जी, नहीं आप चूँकि फ़ोटो सेंसिटिविटी की बात की, जी। तो ऐसे कोई ट्रिगरिंग फैक्टर्स हैं जो हमारे नाज़रीन को बताना चाहेंगे कि भई इस तरह के ट्रिगरिंग फैक्टर्स अगर हम अवॉइड करते हैं, तो चांसेस ऑफ हैविंग अगेन अ सीज़र तो कम कर सकते हैं हम उसको? वही मैंने पहले ही बोला है ना, ट्रिगरिंग फैक्टर्स फॉर एपिलेप्सी, एक चीज है टैबलेट्स मिस करना, सेकेंड नींद कम करना, ओके, थर्ड साइकोलॉजिकल स्ट्रेस, फोर्थ अल्कोहल इनटेक, ओके, एंड फिफ्थ इज ड्यूरिंग पीरियड्स, फीमेल्स के लिए ड्यूरिंग पीरियड्स ना, they can have which is they can have a convulsion which is called as catamenial epilepsy. Okay, so these are the 5 important triggering factors for epilepsy. Missing the medication, sleep deprivation, alcohol intake, psychological stress, and catamenial epilepsy. जी। Okay. डॉक्टर साहब, चूँकि ख़ास करके फीमेल्स में या यंग जनरेशन में उनको जी। लगता है कि भई अगर अब एक सीज़र हुआ है, तो हो सकता है मुझे दोबारा भी आ जाए। तो वो जो टेंशन होता है, उस टेंशन में वो चाहते हैं कि 1 डोज़ एक्स्ट्रा लेंगे तो क्या होगा, एट लीस्ट वी कैन अवॉइड दैट हैविंग सीज़र इन मतलब उस दिन या कमिंग डेज़। यू आर अनम्यूट सर। पेशेंट को लग रहा है कि मुझे कन्वल्शन हो रहा है और मैं सेकेंड डोज ले लेता हूँ, ऐसा कुछ नहीं। मैं पहले भी बोला है कि अननेसेसरी टैबलेट्स लेना और छोड़ना, ये एक लेवल रहता है, वो लेवल इट विल मिसमैच्ड। ओके, अगर वो लेवल थोड़ा भी इम्बैलेंस हुआ ना, तो वो ट्रिगर हो जाता है सीजर। डॉक्टर साहब, आजकल अल्टरनेटिव मेडिसिन का दौर चला हुआ है, मेडिटेशन एंड योगा एंड थिंग्स लाइक दिस। इसका कोई रोल है इस कंट्रोल में? Yeah, meditation, yoga and all ना, they will definitely reduce the stress. Okay, but इसका मतलब ये नहीं कि आप टैबलेट स्टॉप कर दो और टोटली योगा और मेडिकेशन ले। आप टैबलेट्स भी कंटिन्यू करना चाहिए और उसके साथ योगा और मेडिटेशन भी कर सकते हो आप। ओके, तो टैबलेट्स मिस करके योगा और मेडिटेशन, डेफिनेटली योगा मेडिटेशन इट हैज एडिटिव इफेक्ट एज इट विल रिड्यूस द स्ट्रेस एंड टेंशन। जी। ये जो मेडिकेशन का मामला है, जी। लेट अस से अगर या तो आप मेडिकेशन पे ऑलरेडी हैं या फिर उससे पहले की बात है, जैसे ही एक सीजर होता है या फिट होता है, चूंकि हम ब्रेन की बात कर रहे हैं, तो लोगों के जहन में है कि भाई हर बार जब भी एक फिट होता है, सीजर होता है, तो दिमाग के अंदर एक थोड़ा सा डैमेज हो जाता है। तो ये जितनी बार होता है उतनी बार बार डैमेज, ब्रेन डैमेज हो सकती है, क्या ये सही है? नहीं, सी, epilepsy will not cause damage to the brain, but it is the damaged brain which causes the epilepsy. Epilepsy से brain damage नहीं होगा। ओके, अगर एक कन्वल्शन हुआ तो उससे ब्रेन डैमेज नहीं होगा, बट ब्रेन डैमेज होगा बट इफ इट इज इन केस ऑफ स्टेटस एपिलेप्टिकस। ओके, सो स्टेटस एपिलेप्टिकस, अगर आपको 15 मिनट से बढ़ के कन्वल्शन हो रहा है
तब आपका ब्रेन डैमेज डेफिनेटली होगा, मगर एक छोटे अटैक से आपका ब्रेन उतना डैमेज नहीं होगा। ओके, सो वो छोटे अटैक से ब्रेन डैमेज नहीं होगा। अगर ब्रेन में कुछ डैमेज होगा तो ही आपको वो छोटा अटैक होगा। अब जैसे कि अब थोड़े पेशेंट्स होते हैं कि ये सेरिब्रल पैल्सी पेशेंट्स और डाउन सिंड्रोम, वो पेशेंट्स रहते हैं, पेरेंट्स दे थिंक दैट epilepsy has made because patient is having convulsion, they have their child is like that. Okay, but epilepsy or convulsion is just a part of the it's one of the symptom of cerebral palsy or Down syndrome. Down syndrome is causing epilepsy. Because of epilepsy, the child is not having cerebral palsy or Down syndrome. स्टूडेंट्स में एक डर होता है सर कि मेरा एकेडमिक परफॉर्मेंस कहीं अफेक्ट ना हो जाए, मेरी मेमोरी जो याददाश्त होती है उसका मसला ना हो जाए, या तो बीमारी से या फिर मेडिकेशन के साइड इफेक्ट से। ये जरा आप वजाहत करेंगे तो अच्छा रहेगा। नहीं, none of the anti-epileptic drugs will have the impact on the memory. Okay, none of the anti-epileptic drug, अगर आप कोई भी anti-epileptic drug ले लो, whether पुरानी like phenobarbital is one of the oldest anti-epileptic drug, और नई like brevacizumab करके है, ethosuximide, none of the anti-epileptic drug will have a effect on the memory and academic performance. I'm telling you, you take your medications on time and have a sleep of 6 to 7 hours and don't take psychological stress and continue your studies, definitely you will perform well. Okay, खाने में कुछ परहेज कुछ आप एडवाइस करना चाहेंगे? Nothing, कुछ नहीं, everything they can have, veg, non-veg, oily, fish, mutton, chicken, fruits, everything patients can have. परहेज की कोई भी बात नहीं. Okay, every healthy food you mean? Every healthy food, everything they can have, but not alcohol and this thing like okay, every healthy food. Okay. डॉक्टर साहब, और एक सवाल होता है कि भाई चलो आपने कहा कि भाई शुरू में हम 3 साल देंगे, अगर 3 साल जो है फिट फ्री पीरियड रहा कि उस 3 साल के दौरान कोई फिट नहीं हुआ, तो फिर आप टेपर करके उसको स्टॉप करेंगे मेडिसिन, ये ठीक है। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि मैं एपिलेप्सी से क्योर हो गया? No, okay. But in 30%, yes, 70% of the patients can think like that, but 30% of the patients में recur होने के chances रहते हैं, and if it recurs again, it will be in the first 6 months. Okay, so अगर 3 साल आपने टैबलेट ले लिया, उसके बाद 6-7 months टेपर करके स्टॉप कर दिया, और स्टॉप करने के बाद you have to advise the patient कि मैं आपको टैबलेट स्टॉप कर रहा हूं, but 6 months, but 6 महीने आप अकेले मत रहो, अकेले ड्राइविंग मत करो, स्विमिंग मत करो, अंगार के पास मत जाओ, हाइट्स पे मत जाओ, और 6 महीने तक आपको रिकर होने के चांसेस भी हो सकते हैं करके यू हैव टू एडवाइज द पेशेंट. एंड इन 30% ऑफ द पेशेंट्स ना अगेन रिकरेंस कैन हैपन. Okay, it not only within the first 6 months, after 1 or 2 years recurrence can happen. अगर second बार अगर आपको recurrence हुआ, at that time the treatment is for 5 years. It's not for 3 years, it is for 5 years. डॉक्टर साहब, जब हम मेडिकेशन स्टार्ट करते हैं और इट इज फॉर प्रोलॉन्ग पीरियड, तो कितना फ्रीक्वेंट फॉलोअप होना चाहिए डॉक्टर के साथ, या फिर जब शुरू करते हैं मेडिकेशन फॉर द फर्स्ट टाइम, कुछ खास प्रिकॉशंस या एडवाइस आप देना चाहेंगे कि जो पेशेंट या फैमिली जो है? अगर मैं यूजुअली क्या करता हूं, अगर पेशेंट फर्स्ट टाइम आया है तो ईजी पूरा वर्कअप करके एंटी एपिलेप्टिक्स पे स्टार्ट करता हूं, देन आई कॉल द पेशेंट फॉर विथिन 1 मंथ के बाद आने के लिए बुलाता हूं, क्योंकि तो कुछ वो एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स के कुछ साइड इफेक्ट्स वगैरह देखने के लिए विथिन 1 मंथ बुलाता हूं, और उसके बाद सेकेंड विजिट भी विथिन 1 मंथ ही बुलाता हूं. उसके बाद अगर कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है पेशेंट को, तो आई विल बी कॉलिंग देम फॉर वंस इन 3 to 4 months. Okay, so that's what, but I advise the patient, अगर मेरे पास आने के लिए लेट हुआ तो भी for God's sake please don't stop the medications, tablets please continue करते रहो. अगर टैबलेट्स खत्म होने के लिए अभी 5 दिन तब भी जाओ. ओके, सम पेशेंट्स क्या करते हैं कि लास्ट डे टैबलेट खत्म कर लेते हैं, नेक्स्ट डे मॉर्निंग डोज लिए बिना ओपीडी को आते हैं और ओपीडी में कन्वल्शंस थ्रो करते हैं वो. ओके, तो आई एडवाइज देम. प्लीज अनम्यूट सर. जी, लास्ट फ्यू सेकंड्स मिस पे. जी, दैट्स व्हाट मैं बोलता हूं. अगर सीजर इन द क्लिनिक, हाँ उसके बाद
या सीजर इन द क्लिनिक, दैट्स व्हाट, अगर आपको टैबलेट स्टॉप खत्म होने में अभी 5 या 6 दिन है तो तभी आ जाओ आप ओपीडी को रिव्यू के लिए। इट्स नॉट लाइक दैट लास्ट टैबलेट खत्म होने के बाद ही आने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर साहब, ये हमारा जर्नी जो सफर जो है वो चलता रहेगा, बिकॉज देयर लॉट ऑफ क्वेश्चंस ऑन दिस सब्जेक्ट। लेकिन चूंकि हमारा जो शेड्यूल टाइम होता है वो टाइम खत्म होने आ रहा है, तो बिफोर वी कंक्लूड, अगर आप कोई ऐसा पॉइंट है जो आपके जहन में रह गया हो या आप कन्वे करना चाहते हैं, तो आप कह सकते हैं, अदरवाइज विल कंक्लूड। दैट्स व्हाट, ऑलमोस्ट एवरीथिंग तो मैंने कवर कर दिया हूं मैं। ओके, तो डरने की कोई बात नहीं। ये एपिलेप्सी जो है, इट्स नॉट अ सीरियस डिसीज लाइक अ कैंसर, लाइक अ HIV, ऐसा डरने की कोई बात नहीं। इट्स नॉट अ सीरियस डिसीज। अब देखो, अब हाइपरटेंशन, डायबिटीज के लिए ट्रीटमेंट इज लाइफ लॉन्ग, ओके, मगर एपिलेप्सी के लिए इट्स ओनली, तो वैसा है। और 3 important things, okay, me 3 importance में भी फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग है टैबलेट्स आप रेगुलर टाइम पे लेना। ओके, अगर आप मॉर्निंग एक डोज है, शाम को एक डोज है, ओके, तो आप, इट्स नॉट लाइक दैट आप सुबह की टैबलेट सुबह 7 बजे लिए और रात की टैबलेट आप रात को 12 बजे लिए। ओके, तो टाइमिंग्स करेक्ट मेंटेन करो, सुबह 8 रात के 8, या सुबह के 9 रात के 9। ओके, एंड कभी कभी घर में ब्रेकफास्ट पकने के लिए लेट हो जाता है संडेज को या वीकेंड्स पे, तो इट्स नॉट लाइक दैट यू हैव टू वेट टिल नाइट टिल द ब्रेकफास्ट इज कुक्ड एंड आफ्टर दैट टू हैव। अगर आप फिट्स के टैबलेट्स नहर पेट भी ले सकते हो आप। ओके, सुबह उठो और टैबलेट ले लो, उसके बाद भी ब्रेकफास्ट कर सकते हो। ओके, और सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज नींद। ओके, नींद करेक्ट होनी चाहिए। ओके, और रात की नींद, इट्स नॉट लाइक रात को 3 घंटे टाइम सो, दोपहर के 3 घंटे, दोपहर में 3 घंटे टाइम सो। रात के 11 से सुबह के 6 तक वो एडिक्वेट स्लीप है और बेस्ट स्लीपिंग आवर्स है वो। ओके, तो वो है। और साइकोलॉजिकल स्ट्रेस अवॉइड करना। ओके, एंड दूसरों को हम लोग एपिलेप्टिक पेशेंट्स को देख के उनको इग्नोर करना, उनके बारे में मजाक उड़ाना, ऑल दिस थिंग्स वी हैव टू अवॉइड। ओके, बिकॉज पहले ही उसके पेशेंट हिमसेल्फ और पेशेंट की फैमिली, एवरीवन विल बी अंडर स्ट्रेस। ओके, बहुत फिक्र रहती है उनको। ओके, वो फिक्र या उनका टेंशन हमको नहीं बढ़ाना, उल्टा उनको कंसोल करके ये करना है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपने अपना बिजी क्लिनिक के वक्त में भी जो है हमारे लिए कुछ टाइम निकाला। नाज़रीन उम्मीद करते हैं कि कुछ फ़ायदेमंद मालूमात आप हासिल किए होंगे। आपका पेशेंटली सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। फिर कभी इंशाल्लाह आपके साथ किसी और टॉपिक पे जो है हम एंगेज होंगे, तब तक के लिए आपसे विदा चाहते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू।